हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो एक ट्वेल्थ का काफी बेहतरीन चैप्टर है। आप लोग चाहे जेईई मेंस में हो, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई का हो, किसी भी बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के हो, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ऐसे ही मैं फुल वीडियो हर एक चैप्टर का लाने वाला हूं, राइट। तो इस बात को यहां से ध्यान दीजिएगा। तो मैं जो फर्स्ट चैप्टर आप लोग के सामने जो लेकर आया हूं, वो चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, बात समझ में आ रही है ना? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये जो मैट्रिक्स है ना, वो हमारे पिक्चर में क्यों आया है? मैट्रिक्स हमारे पिक्चर में क्यों आया? तो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इस बात को पहले ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स पढ़ने का सबसे मेन रीजन है, क्यों भाई पढ़ना क्यों जरूरी है? मैट्रिक्स क्यों बोर्ड में मैट्रिक्स डाल दिया है ना? तो ऐसा तो पता होना चाहिए ना। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें आपके कान तक जा रही होगी। हाँ, तो ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स बेसिकली होता है ना, हम लोग अगर टू टाइप्स के, टू वेरिएबल्स के इक्वेशन को अगर सोल्व करते हैं तो सिंपली आसानी से कर पाते हैं, राइट। यानी अगर सपोज दैट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 10, अगर ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना हो तो हम लोग आसानी से उसको सोल्व कर पाते हैं बाय अप्लाइंग द अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को यूज करके हम लोग ये दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यही अगर ये 2 वेरिएबल नहीं होकर अगर 3 वेरिएबल हो, कितने? 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल रहेगा ना दोस्त, तो क्या होगा ना कि यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने में बहुत सारे परेशानियां आएंगे, राइट। तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं और मैट्रिक्स के हेल्प से 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 3 वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो फॉर सोल्विंग द इक्वेशन of 3 variable, for solving the equation of 3 variable, matrix come into the picture. Matrix come into picture. पिक्चर में क्या आता है? मैट्रिक्स आता है। तो ऐसे ही हम लोग तस्वीर देखेंगे, पिक्चर में क्या आ गया? मैट्रिक्स आ गया। अब कैसे आया तो देखिएगा। बेसिकली ये हमारे पिक्चर में मैट्रिक्स क्यों आया? 3 वेरिएबल्स के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो बात क्लियर हो गया ना कि अगर 3 वेरिएबल्स के इक्वेशन को सोल्व करना है तो हमें उसके लिए मैट्रिक्स को जानना बहुत जरूरी है। अब स्टार्ट से आप लोग को बता रहा हूं मैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट बातें समझिएगा। क्या? अच्छा, एक बात और बेहतरीन बात, जो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा उसका पीडीएफ नोट्स, इसका पीडीएफ नोट्स भी आप लोग को मैं टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। सो डोंट वरी, है ना। तो आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का चैनल क्या होगा उसको मैं बात आप लोग को बता दे रहा हूं पहले ही। स्टडी विथ सनी, स्टडी विथ सनी 444, ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल। इस टेलीग्राम के चैनल पे आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, फार्मूले के बुकलेट भी मिलेंगे और जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मैं क्लास लूंगा उसकी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और ये सारी जो भी कुछ मिलते हैं ना वो मिलेंगे आप लोग को पैसे से नहीं, फ्री में, है ना। तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो अब हम लोग मैट्रिक्स के डिफिनेशन को समझते हैं कि मैट्रिक्स को डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे। तो मैट्रिक्स के अगर डिफिनेशन को समझते हैं ना दोस्त, तो देखिए बेसिकली क्या होता है। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? बहुत सारे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। अच्छा, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है भाई? तो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हम लोग रो और कॉलम में करते हैं। किस में करते हैं? रो एंड कॉलम। तो बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स को लिखेंगे, इट इज द अरेंजमेंट, इट इज द
arrangement of elements in row or column, in row or column, such that इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं ताकि हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट ईच रो एंड ईच कॉलम में सेम हो। ये नहीं कि हमारा फर्स्ट रो में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हुआ और सेकंड रो में 3 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कैसा होना चाहिए, इस तरीके से कि नंबर ऑफ एलिमेंट सच दैट सॉरी number of element such that number of element in each row and each column is सेम मतलब इक्वल होना चाहिए। इस बात को समझ में आ रहा है ना? तो यहां तक बात एकदम क्लियर। ये जो ऊपर बताया है ना, वो टेलीग्राम आईडी है। तो देखिए, मैट्रिक्स के बारे में आप लोग को समझ में आया क्या कि यहाँ पे एलिमेंट का अरेंजमेंट होगा रो में और कॉलम में। अच्छा, रो में और कॉलम में, हाँ, रो और कॉलम में ही होगा। कैसे होगा? इस तरीके से होगा कि अगर 3 रो है ना, तो तीनों रो में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे सेम होंगे। 3 कॉलम है, सब में सेम होगा एलिमेंट। भाई साहब, इतना बात समझ में आया? हाँ। अब चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या? हाँ, तो मतलब भी होता है। अच्छा, कैसे? इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? ये रिप्रेजेंटेशन हमारा मैट्रिक्स का हो गया। हाँ जी। अच्छा, और क्या? ये भी होता है। ये भी क्या है? हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो अच्छा, बात क्या, अगर कहीं पे भी अगर लिखा हो मैट्रिक्स ए, इसका मतलब इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे मैट्रिक्स ए, और इसी को हम लोग कौन सी ब्रैकेट में? ये ब्रैकेट में हम लोग ए लिख देंगे। ये भी हमारा मैट्रिक्स ए का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये भी हमारा मैट्रिक्स ए का रिप्रेजेंटेशन। क्या इतना बात समझ में आ रहा होगा? हाँ जी। तो आगे देखिए, ये मैट्रिक्स ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया। हाँ, अभी मैंने बोला कि कोई भी मैट्रिक्स रहेगा ना, उसमें कुछ रो होंगे और कुछ कॉलम होंगे। अच्छा, यानी कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? तो ये जो मैट्रिक्स होगा, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, AIJ M क्रॉस N। यही हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ जी, ये तो बात क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये एम बेसिकली है क्या और एन है क्या? इस एम को देख रहे हैं ना, ये जो पहले एम आएगा वो हमारा नंबर ऑफ रो होगा और एन हमारा नंबर ऑफ कॉलम होगा। आप लोग चाहिएगा तो साथ साथ में वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर? अब देखिए आगे, एम हमारा नंबर ऑफ रो हो गया, एन हमारा नंबर ऑफ कॉलम हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ। अच्छा, ये अब सिर्फ रो और कॉलम को समझते हैं अच्छा से हम लोग। क्या रो बेसिकली होता क्या है? रो मतलब हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? कहने का मतलब, जो लाइन पड़ा है उसको रो बोलेंगे और जो लाइन खड़ा है उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। मतलब कि रो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और कॉलम हमारा वर्टिकल लाइन होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ध्यान दीजिएगा, रो हमारा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा।
और हमारा जो कॉलम होगा, कॉलम, वो किसको बोलेंगे? वर्टिकल को कॉलम बोलेंगे, वर्टिकल को कॉलम बोलेंगे। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। ये आई जो लिखे हैं ना, वो आई हमारा किसको डिनोट करेगा और जे हमारा किसको डिनोट करेगा, इस बात को समझिएगा। तो आई हमको हमारा किसको डिनोट करेगा? रो को, और जे हमारा किसको डिनोट करेगा? कॉलम को। क्या इतना बात क्लियर हो रहा है आप लोग को? एक एक बात ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, क्योंकि शुरू से ही कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपके सारा दिमाग में, आपके दिमाग में ही सारी बात को मैं फिट कर दूंगा। ये बेसिकली समझिएगा बात को, ठीक है? क्योंकि इसी में लोग घूम जाते हैं। घूमना नहीं है, स्टार्टिंग में ही, क्योंकि 9, 10, 11 तक हम लोग मैट्रिक्स ऐसा कुछ देखते नहीं है। ये आता है पहली बार 12th में, तो जब पहली बार आता है तो उसके हर एक टर्म को समझेंगे अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलकर जो भी कुछ पढ़ेंगे उसको अच्छे से समझेंगे, और हर एक क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे और समझेंगे अच्छे से। चलिए, तो ये हमारा आई रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। चलिए, इतना तो क्लियर। जब इतना क्लियर हो चुका है, आप लोग को रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसी को आगे बढ़ाते हैं फर्दर। मतलब ये जो मैं लिखा हूं AIJ, वो किस फॉर्म में रहेगा उसको मैं समझता हूं। ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए सर, बेसिकली इतना तो बात समझ में आ रहा है। तो हमारा कोई एक मैट्रिक्स है। हाँ जी, मैट्रिक्स है। हाँ, ए मैट्रिक्स है। इसको किस तरीके से लिख रहे हैं? देखिए, A11। अच्छा, कहीं भी A11 लिखने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं A11 लिख रहा हूं, इसका मतलब बात को समझिएगा। ये वन मतलब क्या? जो पहला वाला होगा वो आई होगा, दूसरा वाला हमारा जे होगा। तो ये वन हमारा रो को बता रहा है, और ये वन हमारा कॉलम को बता रहा है। ये वन कहने का मतलब क्या? हमारा फर्स्ट रो, और ये वन कहने का मतलब क्या? सेकंड रो। बात तो समझ में आ रही है ना? तो ये A11 हमारा जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो, और सॉरी वेरी वेरी सॉरी, फर्स्ट रो ये हमारा कॉलम को बताता है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो बोलिए। तो A11 ये हमारा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। ठीक है भाई, हाँ, इतनी बात तो क्लियर है ना? नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? A12। बात तो समझ में आ रही है ना? अच्छा, ऐसे इसका मतलब क्या? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है हमारा A12। इस बात को ध्यान से देखिएगा। एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को बताओ, तो ये A12 होगा। इसके जगह पे कोई वैल्यू रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 0 रहेगा, -1 रहेगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आए हम लोग भी देखेंगे। A12 ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये फर्स्ट रो हमारा कहां तक चला जाता है? इन कॉलम तक चला जाता है। इसी तरीके से आगे देखिए, तो ये सेकंड रो A21 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? A22 हो जाएगा। ये आगे जाते जाते A2 इन तक, कॉलम तक चला गया। अच्छा जी, ये हमारा मान लिया जाए कि mth रो तक चला गया। mth रो एंड फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कहा? mth रो एंड सेकंड कॉलम। ऐसे ऐसे कहां तक चला जाएगा? mth रो एंड इन कॉलम। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा, ये मैट्रिक्स हमारा m/n। अब इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा, इसे बात लिखा हुआ रहेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू m/n। मतलब क्या? मैट्रिक्स को पहले रो लिखेंगे, बाद में कॉलम। पहले रो आएगा, उसके बाद में कॉलम। कहने का मतलब बात समझिए ना, कि अगर आप जहां पे भी खड़े हो, उसके ऊपर कोई एक दीवार होगा, तो उस पहले क्या अगर उस दीवार के ऊपर आपको क्लाइंब करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा? पहले आप हॉरिजॉन्टल चलिएगा, उसके बाद दीवार के ऊपर क्लाइंब कीजिएगा। तो मीन्स पहले रो होगा,
उसके बाद कॉलम होगा। इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ रही होगी, हाँ आ रही होगी। मैथ जिसको हार्ड लगता है ना, मैं इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। बात पढ़ाई की होगी, है ना, केवल और केवल पढ़ाई की बातें होगी। चलिए तो आगे देखिएगा, है ना। चलिए अब ये ऑर्डर हम लोग मैट्रिक्स का देख लिए। हाँ यही तो ऑर्डर है जो एम और एन में हम लोग लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा दो बातें आता है। क्या दो बातें आता है? ये दो बातें आता है, क्या ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से कि अगर कोई हम मैट्रिक्स लिखे, अच्छा ये कोई ए मैट्रिक्स लिखे, और अगर ये मैट्रिक्स हमारा कोई मैट्रिक्स है जो क्या है, एम बाई एन का, मतलब एम रो है एंड कॉलम हो गया। इफ m equal to n, then it is a स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ना? बोलिए ना। हाँ समझ में आ रही है। m इक्वल टू n कहने का मतलब कि नंबर ऑफ रो अगर नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो गए ना, तो वो हमारा स्क्वायर होगा। स्क्वायर कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना? इसी टाइप से ना स्क्वायर बनता है जी। देखिए ना, अगर यहाँ पे भी अगर दो एलिमेंट है, यहाँ भी दो एलिमेंट है, यहाँ पे भी तीन एलिमेंट, तो ये एक स्क्वायर टाइप से बन रहा है। समझ में आ रही है ना बातें? हाँ मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होगा। मीन्स ऐसा, ये तीन लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो हमारा तीन क्या होना चाहिए, वर्टिकल होगा, तब ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बट अगर इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन, देन तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या इसको बोलते हैं जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तब इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। कैसा होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? फिगर से समझते हैं किस तरीके का होगा। हाँ मतलब मान लिया जाए कि दो दो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और तीन हमारा वर्टिकल लाइन हो गया। तो देखिए ना, एम का वैल्यू 2 है, यहाँ पे क्या दिख गया कि एम का वैल्यू 2 है एंड एन का वैल्यू 3 है। यहाँ पे क्या दिख रहा था, ये जो लाइन है इसमें भी क्या दिख रहा था, इसमें दिख रहा है कि m का वैल्यू 3 है एंड n का वैल्यू भी 3 है। इसका मतलब कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तीनों इक्वल होगा। क्या यहां तक कोई डाउट? इसमें हमारा इक्वल नहीं होगा। अब बात ध्यान से सुनिएगा। हाँ बहुत ही बेहतरीन बात बता रहे हैं। अच्छा क्या बता रहे हैं बेहतरीन बात? यही बात कि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो देखिए ना, यहां से यहां हम लोग ऐसे तिरछा कुछ ड्रा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए 2 बाई 2 कहने का मतलब क्या, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम कहने का मतलब 1 2 3 4। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, क्या यही बात मैं ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं आप लोग से, ये जो हमारा यहां से ऐसे होगा, ये देखिए तो ये क्या खींचा गया, एक डायगोनल खींचा है ना, एक स्क्वायर का क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो यहां पे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, वी कैन गेट डायगोनल एलिमेंट, वी कैन गेट हेयर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। यहां पे हम लोग को डायगोनल एलिमेंट मिलेगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो हेयर वी कैनॉट गेट, हेयर वी कैनॉट गेट, हेयर वी कैनॉट गेट, हेयर वी कैनॉट गेट, क्या नहीं हम लोग को मिल सकता है भाई? हाँ तो वही, वेयर वी कैनॉट गेट डायगोनल एलिमेंट्स। यहां पे हम लोग को डायगोनल एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। क्या यहां तक बातें क्लियर? अगर यहां तक हर एक बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ जी आगे बढ़ते हैं।
कैसे आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हर एक बात हर एक बच्चा को क्लियर होना चाहिए, इस तरीके से बता रहे हैं। हाँ तो देखिए आगे, क्या आगे देखना है जी। तो यहां पे हमने डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात की है। हाँ तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल एलिमेंट्स होगा, मतलब अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। क्या क्या जी? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स का टाइप्स देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का टाइप देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के टाइप्स को समझिएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या जी? डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ना हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आया? हाँ तो फॉर डायगोनल मैट्रिक्स देयर मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो भाई डायगोनल एलिमेंट आएगा ही नहीं। जब डायगोनल एलिमेंट नहीं आएगा तो हम लोग उसका डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। यानी इवरी डायगोनल मैट्रिक्स, एक वर्ड यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, एक सेंटेंस यहां पे लिख सकते हैं, इवरी डायगोनल मैट्रिक्स, इवरी डायगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या भाई? इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी इवरी जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अच्छा हाँ जी, और क्या? हाँ तो अब एग्जांपल देखते हैं कैसा होगा। इस तरीके से मैट्रिक्स में ड्रा कर रहा हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स का टाइप 3x3 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, तो 3x3 एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है जो 3 के इक्वल है, और ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो एक मैं मैट्रिक्स लेता हूं 3x3। अच्छा तो 3x3 में देखिएगा, यहां पे ए है 0 0 0, बी 0 0 0, सी। दूसरा एग्जांपल, दूसरा भी हमारा 3x3 मैट्रिक्स ही होगा। क्या होगा? ए 0 0 0, बी 0 0 0 0। एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, ये भी हमारा 3x3 मैट्रिक्स ही होगा। क्या होगा? ए 0 0 0 0 0 0 0 0। बात ध्यान से समझिएगा इसको। हाँ यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं। क्या? देखिए कि हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ये हमारा डायगोनल एलिमेंट हुआ। कौन कौन? एबीसी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा, तीनों काम एक साथ। अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ अब इधर ध्यान से समझिएगा बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ये दिस 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 इज सेट टू बी डायगोनल एलिमेंट। यहां पे दिस इज सेट टू बी डायगोनल एलिमेंट। यहां पे दिस इज सेट टू बी डायगोनल एलिमेंट। हाँ तो यहां पे दो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। क्या क्या पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट, किसको? डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो भी एलिमेंट होंगे उसको, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल एलिमेंट। ये भी हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा, ये भी हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा। डायगोनल एलिमेंट को तीनों में देखिएगा क्या क्या है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने सारे एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहां पे बात ध्यान से सुनिएगा कि ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? 0। तो यहां पे दो पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा हो सकता है, क्या क्या? हाँ तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, नहीं इसी स्लाइड में करता हूं, हाँ ताकि बेटर रहेगा, इसी स्लाइड में लिखता हूं। चलिए क्या लिखेंगे कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ
डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। ऑफ डायगोनल एलिमेंट हमारा जीरो होना ही चाहिए। ऑफ डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो कहने का मतलब क्या, जीरो होना चाहिए। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। अच्छा हाँ, और इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, एक और पॉइंट यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ना, यहाँ पे जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है, तीनों क्या है, नॉन जीरो। तीनों कैसा है, नॉन जीरो, मतलब तीनों का कुछ ना कुछ वैल्यू है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट देखिएगा तो दो गो नॉन जीरो है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट देखिएगा तो केवल और केवल एक नॉन जीरो है। तो बात को समझिएगा क्या, हाँ, कि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट होगा, क्या समझ में आ रही है ना सारी बातें, वो एटलीस्ट हमारा वन नॉन जीरो होना चाहिए। एटलीस्ट कितना होना चाहिए, वन नॉन जीरो। तो एटलीस्ट वन नॉन जीरो there will be at least one non-zero element. There will be at least one non-zero element. There will be at least one non-zero, at least non-zero, one non-zero element. भाई साहब, at least one non-zero element. Non-zero एलिमेंट, कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। इस बात को ध्यान में समझिएगा, तभी उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए भाई साहब एक नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम एक होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट का कम से कम एक डायगोनल हमारा क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। एटलीस्ट वन नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट। क्या इतना बात क्लियर? तो कम से कम एक हमारा नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। नॉन जीरो एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा, क्या होगा जब हमारा दोनों नॉन जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो बात ध्यान से सुनिएगा क्या, हाँ, यही कि if all diagonal element, if all diagonal element, if all diagonal element of, if all diagonal non-diagonal, if all diagonal element of diagonal matrix, of diagonal matrix, of diagonal matrix is zero, then it is called, then it is called, then it is called जीरो मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुआ, क्या इतनी बात क्लियर हुआ? जब इसको इतना बात क्लियर हो गया तो एक बात ध्यान से देखिएगा, इसके एग्जांपल को हम लोग समझेंगे। कैसा कि 2x2 मैट्रिक्स होगा, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो, ये 2x2 मैट्रिक्स हो गया। 3x3 मैट्रिक्स, जीरो 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 जीरो, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, 3x3 मैट्रिक्स। क्या इतनी बात क्लियर? तो अगर हमारा सभी मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट मींस डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट, भाई ऑफ डायगोनल तो जीरो है ही है, यदि ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो हो गया सभी एलिमेंट, तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। या दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने सारे एलिमेंट अगर मैट्रिक्स के, यानी द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स
ऑल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप हम लोग देखते हैं, उस टाइप को बोलते हैं, नेक्स्ट को बोलते हैं हम लोग 4 नंबर को, सॉरी 3 नंबर, 3 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ध्यान से सुनिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? इफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ diagonal matrix of diagonal matrix is, if each diagonal element, if each diagonal element of diagonal matrix is equal to 1, is equal to 1, then it is called, then it is called identity matrix, then it is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या इतनी बात तो समझ में आ रहा होगा ना? तो ध्यान से बात को सुनिएगा, काम तक अपने लेकर जाइएगा। हाँ, क्या कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स का यही डायगोनल मैट्रिक्स है, यही है डायगोनल मैट्रिक्स, इसके ईच डायगोनल एलिमेंट अगर 1 हो जाए तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 1, सी के जगह पे 1, ईच होना चाहिए, कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट हमारा 1 हो जाए तो इसी को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर यहां पे देखेंगे तो 1 0 0 1, इसको बोलेंगे A2। क्यों बोले हैं A2? क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर का है। अच्छा, A3 क्या होगा? 3/3 ऑर्डर का होगा। मतलब क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां पे देखिएगा ये जो 1 1 1 क्या है? डायगोनल एलिमेंट। ये 1 क्या है? डायगोनल एलिमेंट। सब क्या है? 1 है। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद अब लिख देते हैं A3 बेसिकली होगा क्या? सॉरी A4, नोट A3, A4। ध्यान से देखिएगा बात को आप। A4 क्या हो जाएगा? मीन्स 4/4 ऑर्डर का, 4/4 ऑर्डर का। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। क्या इतना बात समझ में आया? इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या इतनी बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर? क्लियर है ना? बात क्लियर होना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? हाँ या ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल नहीं सकते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप इज 4 इज हमारा 1 2 3 4 दैट इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो कुछ नहीं, ये हमारा देखिएगा यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्या? ये हो जाएगा I2, ये हमारा हो जाएगा I3, ये हमारा हो जाएगा I4। क्या यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात का क्लियर? कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन नहीं? चलिए तो आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चा पार्टी लोग ध्यान दीजिएगा। स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे क्या कि अगर कोई एक स्केलर मैट्रिक्स है, अगर इसको हम लोग ए मैट्रिक्स, अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर कोई के से मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए। किससे? के से। के बेसिकली क्या है हमारा? के हमारा है क्या? के इज एनी स्केलर। ये हमारा कोई स्केलर, तो के किसी भी टाइप का कोई स्केलर है, तो के कोई भी स्केलर से हम लोग इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो क्या मिल जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब क्या कहने का मतलब ये कि हमारा के ये है और 1 0 0 1 ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यही हमारा ए होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करें, के से मल्टीप्लाई करने पे ना ईच एंड एवरी
एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स। क्या इतनी बात समझ में आया? हाँ जी, इतनी बात समझ में आ रहा है सर। ठीक है सर, तो आगे देखिए सर, बेसिकली आगे क्या, हाँ, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसको क्या बोलते हैं, 7 इंटू, अगर 1001 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70, यही तो आई है। यानी यहाँ पे जो कोई एक ए मैट्रिक्स हुआ उसको हम लोग 7i लिखे। 7i, 7 इंटू आई कहने का मतलब मैट्रिक्स ए हमारा क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। अगर के से मल्टीप्लाई होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो 7007 एक हमारा क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना? क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? हाँ ठीक सर, इतनी बात तो समझ में आ रहा है। तो आगे देखिए, 0 इंटू 7, 7 इंटू 0, यह हमारा बेसिकली 7007, यह हमारा कोई मैट्रिक्स है जो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। कोई डाउट यहां तक? नहीं। जब कोई डाउट यहां तक नहीं हो रहा है तो इसी को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं क्या, एवरी स्केलर मैट्रिक्स, every scalar matrix is, every scalar matrix is diagonal matrix, diagonal matrix, but every diagonal matrix, diagonal matrix is not a scalar matrix। इस बात को समझिएगा, मतलब क्या कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। बात इतना समझ में आया? ये सबका पीडीएफ नोट्स भी आप लोग को मिलेगा, चाहिएगा तो आप लोग पॉज करके इसको नोट्स भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, यहां पे भी अगर 6 एक और हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो हमारा एक है रो मैट्रिक्स और एक है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। इस रो मैट्रिक्स के बारे में आप लोग समझिएगा क्या, ये जो हमारा रो मैट्रिक्स है ना, उसमें केवल और केवल रो होगा, मतलब केवल और केवल एक रो होगा। कॉलम कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रहेगा, 1 इंटू n, मतलब एक रो n कॉलम। अच्छा, तो इसमें क्या होगा जी, इसमें भी वही होगा कि हमारा मल्टीपल रो हो जाए बट कॉलम 1 ही होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। मतलब रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू कितना होगा, 1, डिफिनेटली 1 होना चाहिए। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें हमारा नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। ये जो एग्जांपल क्या, 1 2 3, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये रो केवल एक लाइन रहेगा ना, इसे ऐसे, चाहे जितना बड़ा लाइन, उस लाइन में इधर से कितना भी लोग आ जाए, कितना भी लोग आ जाए, लेकिन एक लाइन ऐसा जो खड़ा लाइन है वो केवल और केवल एक होना चाहिए, खड़ा लाइन केवल और केवल एक होना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये पड़ा लाइन है ना, इस पड़ा लाइन ऐसे ऐसे बहुत सारा लाइन हो, लेकिन ऊपर से कोई एक ही आदमी आएगा, तो इस कॉलम, सॉरी, रो एक होगा लेकिन ऊपर से कितने भी लोग आएंगे, ठीक है, लाइन एक ही है, पड़ा लाइन, ठीक है, 1 2 3 ऐसे हमारा 1 2 3 4, कुछ ऐसे 7 0 1 3 4, कितना भी चले जाए, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1। नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, 1। यहाँ के एग्जाम्पल में देखिएगा, इसके एग्जाम्पल में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ऐसा कुछ क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3, 1 रो 3 कॉलम। ध्यान दीजिएगा, 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम। अच्छा, इधर से
1 2 3 4, ये भी कितना हो जाएगा 1 रो 4 कॉलम। तो इस तरीके से इसका रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल हुआ। यहां तक हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे मैट्रिक्स में, जो हमारे अब बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करके देखते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन पहले सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर खत्म होगा ना, तो मैं मैट्रिक्स का पीवाईक्यू सीरीज लाऊंगा। जो पीवाईक्यू कहां पूछे हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो जेई में पूछे हो, रिसेंट जेई में जो क्वेश्चन पूछे हुए रहेगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे, साथ साथ में भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतने मैं और एनर्जी के साथ आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा और अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा, अच्छे अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, तो ताकि मैथ किसी को वास्ट नहीं लगेगा। ये गारंटी है, ये गारंटी है मेरा कि मैथ सबको सिखा दूंगा। बात समझ में आ रहा है ना, मैथ सबको सिखा दूंगा, ये गारंटी है। किसी को भी मैथ नहीं समझ में आता है उसको समझा दूंगा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, किसी को भी मैथ सिखा दूंगा, समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।